अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में सीखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग एग्जांपल पे आएँ और ये देखें, ये हमारे पास क्या सोडियम एटम है जिसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 2 इसके इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, 8 दूसरे में और 1 इसके आखिरी शेल में। अब जाहिर है हम लोगों ने क्या कहा था कि एटम हमेशा से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वो देते हैं या लेते हैं, तो वो इस वजह से देते या लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो स्टेबल हो सकें। तो इसी वजह से अगर हम लोग चाहें कि इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना चाहें, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिमूव करना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इस न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्सेस हैं, और वो फोर्स क्या है जिसे कि हम लोग कूलम फोर्स भी कह देते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ इन दोनों के दरमियान जो है सही स्ट्रॉन्ग इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है। और अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है, तो हमें क्या होगा, इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए इस फोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो तभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली रिमूव कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, और उसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये सोडियम एटम है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है, वो है बच्चों 496 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे तो हम सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को हमने ख़त्म करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी। और ये एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो वर्ड है आयनाइजेशन का, आपको पता है, क्योंकि इसमें देखो क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो जो है हमारे पास वो कम हो जाते हैं। पहले अगर कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब कितने रह जाते हैं, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। पहले इधर देखो 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस वाले में देखो हमारे पास कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अब। और प्रोटॉन कितने हैं, इसमें भी 11 थे, इसमें भी 11 थे। पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से कौन सा चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कैटाइन बन जाएगा, और हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि ये क्या बन गया, हमारे पास आयन बन गया। और इसी आयन बनने को ही अमल को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और इस आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बच्चों, अब देखो इस डेफिनेशन की तरफ आओ। इस डेफिनेशन में कहता है कि वो एनर्जी जो हमें चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए और एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों, इसमें एक और चीज़ अगर आप लोग देखो तो एक चीज़ मेंशन की होती है, वो ये कि हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए होता है। और वो आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों चाहिए होता है, और वो आइसोलेटेड गैसियस एटम इस वजह से क्योंकि देखो बच्चों, हमें गैसियस जो सॉलिड फॉर्म होते हैं उसमें तो एटम्स मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। हमें एक अकेला एटम चाहिए तो वो हमें गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में अक्सर लिखा होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए, ठीक है। तो क्यों, और अकेला एटम ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमने एग्जैक्ट मेजर करना है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से कितनी एनर्जी चाहिए, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग एक एटम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। के आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई कि एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम लोग कह देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे सवाल है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो। तो आपने देखा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इसमें तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उसके लिए तो हमें एनर्जी चाहिए। तो अब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बच्चों, इसी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये क्या है, ये एक हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसको होने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया इसकी डेफिनेशन।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट क्या है बच्चों। तो देखो बच्चों, यूनिट हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। इससे क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मतलब एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से जो एनर्जी हमें कितनी चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के लिए। तो हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मोल ऑफ एटम हमारे पास हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, उसकी हम लोग अगर एनर्जी हम लोग देख रहे हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल से कितनी चाहिए एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एक एक एटम, तो उस वक्त जो है हम लोग यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी को, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आ जाओ हम इसकी टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी की दो, एक होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और एक होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं इस एग्जांपल से। तो देखो बच्चों, मैंने ये लिया मैग्नीशियम एटम लिया। मैग्नीशियम एटम में देखो इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 8 और तीसरे में होते हैं हमारे पास 2। टोटल इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल से जो पहला इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो ये मेरे पास मैग्नीशियम 12 है, पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 2। अब मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में देखो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब मैग्नीशियम एटम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 738 किलो जूल पर मोल। ये 738 किलो जूल पर मोल, ये जो एनर्जी चाहिए थी इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आखिरी शेल से, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रिमूव किया। अब इसमें से ही ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव है, इसी में से अगर हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, अब इससे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम लोग कह देते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और हमें कितनी ये चाहिए, 450 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल है, कैलकुलेट की गई है, और ये किसके लिए है, मैग्नीशियम के लिए। अब ज़रा इन दो वैल्यू को देखो तो आपको एक चीज़ दिखेगी जो कि हमारे पास है 738 एंड 1450 किलो जूल पर मोल। तो ज़रा देखो बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ये कम है, जबकि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है ये हायर है। तो इसमें से अक्सर एक सवाल आता है और पूछा जाता है कि आप बताओ कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब वजह बताओ, तो इसकी वजह क्या है। तो ज़रा देखें, हमने अभी भी किया कि मैग्नीशियम के जब 12 इलेक्ट्रॉन थे तो उसमें हम लोग अगर इधर हमारे पास क्या है 12 प्रोटॉन है और इधर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब 12 प्रोटॉन हो 12 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें से हम क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो इधर हमारे पास कितने रह जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। प्रोटॉन तो हमारे पास 12 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इधर मैं करती हूँ 12 प्रोटॉन क्योंकि हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल ली हुई है, और इधर भी मैं क्या कर देती हूँ, हमारे पास 12 प्रोटॉन है तो इधर मेरे पास कितने रह जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन, और इधर 12 प्रोटॉन है तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे अभी ऑलरेडी हमारे पास 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन जब जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 11 रह जाएंगे। तो अब आप लोग देखो कि अब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस उतने ही हैं, 12 इधर थे 12 इधर थे, लेकिन यहाँ पे 12 प्रोटॉन ने 12 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए था, लेकिन यहाँ पे 12 प्रोटॉन है लेकिन अब 11 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने पकड़ा हुआ है। अब यहाँ से तो जो एनर्जी हमें चाहिए थी इसको रिमूव करने के लिए वो हमें कम चाहिए थी इसके मुकाबले में। क्यों? क्योंकि अब 12 प्रोटॉन है, यही समझो कि एक 12 मैग्नेट है और उन्होंने 11 को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी वो और ज़्यादा होगी। क्योंकि देखें, अगर आपने अपने हाथ में ही अगर कोई चीज़ पकड़ी हुई है और ज़्यादा अगर आपने पेन हाथ में पकड़े हुए हो तो आपकी ग्रिप इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितनी कि आप एक पेन के ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा होती है। इसी तरह से इधर भी 12 प्रोटॉन ने 12 इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ था, तो इसी वजह से कम ही एनर्जी मिली और वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 12 प्रोटॉन है लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये जो एनर्जी है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर और मजबूत हो जाती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर और ज़्यादा हो जाती है, ग्रिप बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन को सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसी वजह से मैग्नीशियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका कंसेप्ट आपने अपने जहन में रखना है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा से क्या होगी, ज़्यादा होगी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में। और उसका रीज़न यही है क्योंकि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो इस वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप जो है, जो अट्रैक्शन है,
वो आउटरमोस्ट शेल पे के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी, जिस वजह से फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और एनर्जी हमें चाहिए होगी। इस वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ग्रेटर होती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आप आ जाओ, हम लोग देखते हैं फैक्टर्स पे कि आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बच्चों जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है एटॉमिक रेडियस। अब सबसे पहले ये देखते हैं एटॉमिक रेडियस हम कहते हैं किसे हैं। तो बच्चों न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला होता है इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। अब इन्वर्स रिलेशन क्या होता है और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। डायरेक्ट क्या होता है कि अगर एक चीज़ कम होगी, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। और इन्वर्स का क्या मतलब है कि एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ कम हो गई। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मेरे पास लिथियम एटम है, ये सोडियम का एटम है। लिथियम के आप देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक रेडियस और इसका न्यूक्लियस से इसका आउटरमोस्ट शेल का फासला कम है इसके मुकाबले में। तो अब बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो फासला है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन का फासला है वो क्या है, वो कम है इसके मुकाबले में। तो जिसका एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जिसका एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, क्योंकि दोनों का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। एटॉमिक रेडियस कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो इनमें देखो किसका एटॉमिक रेडियस कम है, लिथियम का या सोडियम का। तो लिथियम का कम है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सोडियम का, इसका ये देखो इसका जो न्यूक्लियस तक का जो फासला है वो ज़्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। इसके बाद सेकंड पे आ जाओ न्यूक्लियर चार्ज पे। तो न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज को मैंने जी से, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। बच्चों न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा, उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। देखो फॉर एग्जांपल एक ये वाला एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर +2 चार्ज है, और एक हमारे पास इसके ऊपर 2 प्रोटॉन्स हैं और इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं। अब आप बताओ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो आप खुद बताओ कि मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी, यहाँ पे फिर हमें ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से पकड़ा होगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे अब आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा चाहिए होगी। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जैसे ये हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हाइड्रोजन के पास 1 न्यूक्लियर चार्ज है इसका और इसके पास 2 है। तो अब बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। इसके बाद बच्चों आप लोग आ जाओ शील्डिंग इफेक्ट पे कि शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है। तो देखें बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में शील्डिंग इफेक्ट सीखा था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का कम हो जाना हम लोगों ने कहा था, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखो ये लिथियम है, ये सोडियम है, इसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का कम हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। या ये सोडियम है, सोडियम में इन 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस 11वें इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाना, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चों शील्डिंग इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा है, इधर है 2 इनर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है। तो जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और ज़्यादा दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर कम होगी, तो ईजिली हम यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम आएगा यहाँ से फिर रिमूव हो जाएगा, कम ही एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम। जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसे कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, तरतीब देना शेल या सब शेल में, एनर्जी लेवल्स में, इन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बच्चों दो तरह की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती हैं जो कि स्टेबल होती हैं। एक होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दूसरे होते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, फुल फील्ड या फिर हाफ फील्ड। हमने सब ऑर्बिटल जो हम लोगों ने ऑर्बिटल्स पढ़े थे वो क्या थे? SPDF, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, P में 6 हो सकते हैं, D में 10 हो सकते हैं और F में 14। अब मैं इसी का, अगर ये तो फुल फील्ड है, अगर मैं इसी का हाफ कर दूँ तो क्या होगा? इसमें 1, P में कर दूँ 3, D का 10 का अगर हाफ करो तो 5, F में 14 होते हैं तो उसका हाफ करो 7। ये दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिस भी एटम में होंगी तो वो स्टेबल होगा, वहाँ पे हमें फिर उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बेरिलियम और बोरान, ये एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेकंड पीरियड से। अब बेरिलियम पहले आता है, बोरान बाद में। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन इसकी होती है, और कितनी होती है? इसकी होती है 899 और इसकी होती है 801। इसकी होनी चाहिए थी, इसकी होनी चाहिए थी ज़्यादा, लेकिन इसकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूँ, इसका एटॉमिक नंबर है 4, इसका है 5, 1s2 2s2। ये क्या है? फुल फील्ड है। इसको देखो, ये हमारे पास ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं इनकी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये स्टेबल, क्योंकि एक एटम है वो, अब उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन फिर हम इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एटम वहाँ पे मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? उस फॉर्म में स्टेबल है जो एटम है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड होते हैं ऑर्बिटल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इसका रीज़न भी है, वो हम लोग आगे वीडियो में नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं पीरियड और ग्रुप में, सबसे पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपको इसका भी रीज़न समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने अभी पढ़े थे फैक्टर्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि जब कभी भी आप पीरियड में जाते हो तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। बच्चों देखो, ये पीरियड 1 है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हो तो क्या हो रहा है? ये प्लस प्लस, ये इसमें +1 और इसमें मैंने +2 क्यों लिखा? इस एक चार्ज और इसमें 2 लिखे क्यों? इसका मतलब ये कि इसमें 1 प्रोटॉन होता है, इसमें 2 प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब अब यहाँ से हीलियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अब पीरियड नंबर 2 पे आ जाओ आप लोग। तो पीरियड नंबर 2 में देखो, तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम से नियान पे आते हुए यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गए, तो यहाँ से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और मजबूती से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। ग्रुप में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप देखो, हाली ने की रब से फरियाद, क्योंकि फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम को। तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपको पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों? देखो यहाँ पे पीरियड में बढ़ती है तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, और उसकी वजह क्या है? शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? कम। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज़ जब बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस जब बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम पड़ती है, जिस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है, हमें थोड़ी सी अमाउंट अगर एनर्जी की मिलती है उस एटम को, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि प्रोडक्ट टेबल में मोस्ट जो हमारे पास जो लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती है? तो वो सीजियम की होती है। और जो हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी होती है? तो हीलियम की होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये तो मेरे पास इनके ट्रेंड्स थे पीरियड और ग्रुप में। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब कभी भी हम लोग पीरियड और ग्रुप में जाते हैं, हमने जनरल कहा था कि जब हम लोग पीरियड और ग्रुप में जाते हैं, तो इस पिछली वीडियो में देखो जो हम लोगों ने पहले कुछ थोड़ी देर पढ़ा था कि